हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास के एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में चर्चा करेंगे। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और सन 1774 के चार्टर को, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 के चार्टर के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक प्रगतिशील कदम माना जा सकता है और 1774 के द्वारा कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय में जो न्यायाधीश कानून के ज्ञाता थे और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के द्वारा न्याय प्रशासन में सुधार संभव था, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक कठिनाइयां पैदा हुई। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद पैदा हुए, जिसको हमने काशीजुरा के मामलों में देखा भी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के संघर्ष का मुख्य कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 का चार्टर था। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को किसी भी भांति स्पष्ट नहीं किया गया था और इसी का लाभ उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत क्षेत्राधिकार का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इनके बीच में संघर्ष का एक मुख्य कारण यह भी मान सकते हैं हम कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे और अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते थे। इन अधिनियमों की और चार्टर की कमी के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल के न्याय प्रशासन की जांच करने के लिए बर्क की अध्यक्षता में एक सिलेक्टेड कमेटी की नियुक्ति की थी। इस कमेटी ने बंगाल के न्यायिक प्रशासन की जांच की और उसके सुधार के संबंध में अपना एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया। इस एक्ट के मुख्य प्रावधान जिन पर आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से हैं राजस्व वसूली के संबंध में बंगाल की सरकार को समर्थन करना, भारतीयों की प्राचीन विधि प्रथाओं का अधिकारों विशेषाधिकारों को आरक्षण प्रदान करना, रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करना, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और उसके आदेशों से कार्य करने वाले अधिकारियों को उन्मुक्ति प्रदान करना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कारावास में बंदी बनाए गए व्यक्तियों को उपचार प्रदान करना इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान रखे गए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की उन्मुक्ति। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों को सार्वजनिक क्षमता में इनके द्वारा कोई कार्य किया जाता था तो उससे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से उन्हें उन्मुक्ति प्रदान की गई। यदि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य सार्वजनिक क्षमता में जब कार्य करते थे और वो इस बात का लिखित में आदेश दे देते कि उन्हें न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त है, तो ऐसे आदेश को क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति के संबंध में पर्याप्त प्रमाण मानने का उपबंध इस अधिनियम के द्वारा किया गया।
इसके बाद अगला प्रावधान है, भारतीयों की जो व्यक्तिगत विधि है उसको आरक्षण दिया गया। तो 1781 के अधिनियम के द्वारा उत्तराधिकार, भूमि, किराया, संविदा से संबंधित मामले जो होते थे, इनमें हिंदू और मुस्लिमों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार न्याय प्रशासन किए जाने का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कलकत्ता में निवास करने वाले जो भारतीय थे उनको इंग्लिश विधि से छूट प्रदान इस अधिनियम के द्वारा की गई और उनकी व्यक्तिगत जो विधि थी उसका आरक्षण एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा किया गया। इसके बाद तीसरा है प्रोविजन, प्रतिवादी की विधि को लागू किए जाने का प्रावधान। जब कोई मामला आता था और मामले के पक्षकार यदि अलग अलग धर्म के होते थे तो ऐसे मामले में कौन सी विधि को लागू किया जाए, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा इस बात का बंद कर दिया कि ऐसे मामलों में प्रतिवादी की विधि को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता था। इसके बाद अगला जो प्रोविज़न है वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध लगाना था। तो सुप्रीम कोर्ट जो पहले रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित मामलों को सुन सकता था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इस ज्यूरिडिक्शन को समाप्त कर दिया गया। और यह प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया कि राजस्व वसूली के संबंध में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन और उनके द्वारा किए गए आदेशों के परिणाम स्वरूप जो कार्य किए जाते थे उसके संबंध में विचार करने का सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायिक अधिकारियों की उन्मुक्ति, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा यह उपबंध कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न कोई क्षति होती थी उसके मामले में सुनवाई करने का जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पहले था उसको अब समाप्त कर दिया गया। और ऐसी उन्मुक्ति न केवल न्यायिक अधिकारियों को बल्कि उनके आदेशों के द्वारा किए जो कार्य किए जाते थे उनको भी उन्मुक्ति प्रदान की गई। जमींदार तथा भूस्वामियों की उन्मुक्ति भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा की गई और यह प्रावधान किया कि सुप्रीम कोर्ट को मात्र इस आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्षेत्राधिकार नहीं होगा कि वह गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा नियुक्त किया गया है या वह जमींदार अथवा भूस्वामी है। साथ ही यह भी प्रावधान कर दिया कि यदि पक्षकार चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट पारस्परिक सहमति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को स्वयं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ला सकते थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का अगला प्रोविज़न है प्रोविंशियल कोर्ट, सदर दीवानी अदालत और कंपनी की जो अन्य न्यायालय थे उनको मान्यता दिया जाना। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा सिविल और फौजदारी मामलों से संबंधित जो प्रोविंशियल कोर्ट थी, सदर दीवानी अदालत थी, सदर निजामत अदालत और कंपनी के अन्य न्यायालयों के अस्तित्व को इस अधिनियम के द्वारा मान्यता दी गई। साथ ही इन न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते थे उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सम्मान या आदर दिए जाने का प्रावधान भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा किया गया। इसके बाद है गवर्नर जनरल की स्वतंत्र विधायी शक्ति को मान्यता। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मुफस्सिल क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो मुफस्सिल क्षेत्र में आते थे वहाँ पे न्यायालयों के द्वारा लागू किए जाने के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा पारित किए गए रेगुलेशनों की जो प्रतिलिपि थी वो 6 महीने के अंदर संचालक और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजे जाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद पटना के मामले में कारावासित प्रतिवादियों की उन्मुक्ति। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा पटना मामले से संबंधित जो प्रतिवादी थे उनको रिहा किया जाने का प्रावधान किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर कोई अपील करना है तो वो किंग इन काउंसिल के समक्ष की जा सकती थी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के आदेश से 1974 से 1980 के बीच तक
कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दंडित अन्य व्यक्तियों को भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा उन्मुक्ति प्रदान की गई। तो हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक कमियां थी जिनको दूर नहीं किया जा सका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रिटिश प्रजा शब्द को जो हमने 1774 के चार्टर में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार के संबंध में, तो उसके बारे में भी 1781 के एक्ट में कहीं पर भी कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।